अब तक हमने विशिष्ट लेन देनों की जर्नल प्रविष्टियां पढ़ ली है। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो वर्तमान में अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस मुद्दे का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इसका हमारी अकाउंटिंग पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है और इसके बारे में सरकार के क्या रूल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिना सीखे नहीं छोड़ सकते, चाहे आपके सिलेबस में ये टॉपिक हो या नहीं हो, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमने इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जिन बिंदुओं के रूप में इस टॉपिक को डिसाइड किया है वो आप देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम, यानी इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम क्या है और जीएसटी कहां स्टैंड करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी कहां लागू होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट को इनकम होती है और गवर्नमेंट उस इनकम का यूज देश के विकास कार्यों के लिए करती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वसूल किया जाने वाला एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है नागरिकों की ओर से, जो नागरिकों को गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा अगर वो उस रूल के दायरे में आ रहे हैं। तो किसी भी तरह का टैक्स हो चाहे, तो उस चीज को हम टैक्स कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टैक्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है डायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने टैक्स चुकाया है उसका बर्डन भी उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा, यानी वो अपने बर्डन को दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसा कि इनकम टैक्स में होता है। जो व्यक्ति सरकार के द्वारा निर्धारित इनकम के दायरे में आ रहा है और अगर उसके ऊपर टैक्स बन रहा है तो उस व्यक्ति को सरकार को टैक्स चुकाना है। तो टैक्स चुकाने के लिए भी वही उत्तरदायी है और बाद में वहन भी उसको ही करना है, यानी इस टैक्स का बर्डन या भार भी उसी के ऊपर पड़ रहा है, वो इस भार को दूसरों पर नहीं डाल सकता है। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का महत्वपूर्ण उदाहरण है इनकम टैक्स। वैसे डायरेक्ट टैक्स के और भी उदाहरण है, जो कि पहले वेल्थ टैक्स हुआ करता था, वर्तमान में यह सरकार ने समाप्त कर दिया है। और डायरेक्ट टैक्स एक प्रकार का एकमात्र इनकम टैक्स के रूप में है। तो अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि लोग क्या इनडायरेक्ट टैक्स को टैक्स नहीं समझते हैं। जैसे आज आप कोई भी चीज खरीदते हो मार्केट से, जैसे मान लीजिए आपने मार्कर खरीदा, इस मार्कर के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है, जैसे मार्कर के ऊपर लिखा हुआ है मान लीजिए 30 रुपए, तो आप 30 रुपए देकर के मार्कर खरीद के लेके आ गए, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि इस 30 रुपए में से मार्कर की प्राइस कितनी है और टैक्स का पैसा कितना है। यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं, आम उपभोक्ता नहीं समझ पाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो टैक्स नहीं देता हूं। जबकि जब बच्चा जन्म लेता है और जब व्यक्ति बूढ़ा होकर के मरता है, इस बीच में पूरे जीवन भर जितनी वस्तुओं का उपयोग करता है, हर वस्तु की प्राइस के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ होता है ना। तो इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो इस मार्कर के ऊपर जो टैक्स जुड़ा हुआ है इस मार्कर की प्राइस के अंदर, उसका भुगतान गवर्नमेंट को करे। माना कि मार्कर 30 रुपए का आपने खरीदा बाजार से, अब एक उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कि 27 रुपए इस मार्कर की कॉस्ट है, यानी आपके लिए परचेज प्राइस है, और 3 रुपए आपको टैक्स का देना है। तो आपको तो कुल 30 रुपए देना है गवर्नमेंट को, है ना, सॉरी दुकानदार को। लेकिन दुकानदार वस्तु की प्राइस 27 रुपए है उसके लिए, और 3 रुपए जो उसने आपसे यानी ग्राहक से वसूला है उस पैसे को उसे गवर्नमेंट को देना है। तो एक्चुअली वो 3 रुपए का भार किसके ऊपर पड़ा? भार तो आपके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर, है ना।
उपभोक्ता के ऊपर, ग्राहक के ऊपर, लेकिन वो चुकाया किसने? दुकानदार ने। यानी जब जिस व्यक्ति से टैक्स वसूल किया जा रहा हो, सरकार दुकानदार से वसूल करेगी, वो व्यक्ति अपने द्वारा चुकाए गए टैक्स की बर्डन को दूसरों पर शिफ्ट कर सकता है। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इस उदाहरण में दुकानदार ने 3 रुपए के टैक्स का बर्डन आपके ऊपर यानी ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इस प्रकार से यह होता है इनडायरेक्ट, यानी ये 3 रुपए का टैक्स ग्राहक ने पे किया लेकिन इनडायरेक्टली पे किया, उसको पता नहीं चला कि मैंने टैक्स का पैसा दिया, है ना। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के रूप में तो इनकम टैक्स है अपना, और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वर्तमान में मुख्य रूप से है जीएसटी, जो हमारा टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम देखते हैं कि जीएसटी के आने से पहले ऐसे कौन कौन से टैक्स थे जो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते थे और वो इस जीएसटी में मर्ज हो गए। वे कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए? तो देखिए, पहले स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी कुछ, वो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वो जीएसटी में मर्ज हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी पहले एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेल्स टैक्स या वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स और लग्जरी टैक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स जीएसटी के अंतर्गत मर्ज हो गए। और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी के बाद भी अभी भी लगते हैं, वो मुख्य रूप से हैं कस्टम ड्यूटी और लोकल बॉडीज के द्वारा जो वसूला गया टैक्स है वो, यानी स्थानीय निकाय जो टैक्स वसूलते हैं, और जो कस्टम ड्यूटी जो माल के आयात पर शुल्क लगने वाला शुल्क है वो, ये दोनों टैक्स जीएसटी आने के बाद अब भी है, यानी ये दोनों इसमें मर्ज नहीं हुए हैं जीएसटी में। देखिए, जीएसटी के बारे में हम संक्षिप्त एक बात और कर लेते हैं कि हिंदुस्तान में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में इस स्थिति को लागू हुआ और यह पहले से ही 160 देशों में लागू था। इस टैक्सेशन सिस्टम को लागू करने के लिए संसद के अंदर संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 101वां संशोधन करके जीएसटी को लागू किया गया। यानी हमने समझा है कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की, यानी जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होने का अर्थ है लागू होना। तो जीएसटी तब लागू होगा जब गुड्स और सर्विस या दोनों, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुड्स सेल करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सर्विस रेंडर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गुड्स और सर्विस दोनों ही रेंडर करते हैं। तो चाहे आप गुड्स सेल कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, चाहे दोनों प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आप इनमें से किसी में भी आ रहे हो तो आपको जीएसटी देना है। लेकिन कब देना है? जब ये गुड्स और सर्विस टैक्सेबल हो। टैक्सेबल का मतलब होता है कर योग्य होना, यानी अगर आपके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु या सेवा, दी जाने वाली सेवा टैक्स के दायरे में आ रही है तो उसकी सप्लाई के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सप्लाई, है ना। यानी जीएसटी एक सप्लाई पर लगने वाला टैक्स है। अभी हम सरल भाषा में सप्लाई को सेल्स समझ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम जीएसटी का अगला महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। जीएसटी की क्या विशेषताएं हैं? वैसे जीएसटी की कई विशेषताएं हो सकती है, लेकिन यहां हमने जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं को कवर करने का काम किया है। प्रमुख विशेषताओं के में 4 विशेषताएं आती है। पहली विशेषता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड यानी गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। हमने देखा कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये तो हमने अच्छी तरह समझ लिया। और अब हम समझने वाले हैं कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है? देखिए, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, यानी वस्तु कोई बनती है तो उसका गंतव्य क्या है? उसका गंतव्य होता है अंतिम उपभोक्ता जो उस वस्तु को उपभोग करता है। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने में कई स्तरों से गुजरती है, होलसेलर, रिटेलर, निर्माता वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से जीएसटी गंतव्य आधारित टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सप्लाई पर, यानी प्रोड्यूसर ने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने
रिटेलर को सेल किया, रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया, इस तरह से जो अलग अलग 3 बार सप्लाई हुई ना, तो हर सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। इस प्रकार से जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। दूसरी विशेषता है कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इसको हम समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स किस प्रकार से है, देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, एडेड का मतलब होता है वर्धित या बढ़ा हुआ, और टैक्स मतलब कर। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की जो वैल्यू बढ़ी है, उस बढ़े हुए मूल्य पर ही ये टैक्स लगता है ना। देखिए, एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं कि हमने किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की वस्तु क्रय की, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा, तो ये 180 रुपया होता है, यानी 180 रुपया टैक्स वो दे चुका है ना। तो ये उसकी एसेट्स है, क्योंकि ये इस 180 रुपए को वापस इस वस्तु को बेचते समय अपने दायित्व को कम करवाने में उपयोग ले सकता है, इसलिए 180 रुपए जीएसटी उसका एसेट्स हुआ, और 1000 रुपए वस्तु की प्राइस हुई। और विक्रेता, अब जैसे ये वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, अगर इस वस्तु को 1500 रुपए में हम वापस सेल कर देते हैं, तो इसके ऊपर टैक्स लगा। वो टैक्स जब हम वस्तु बेचते हैं ग्राहक को, तो ग्राहक से हम पैसा वसूल करते हैं, तो ग्राहक से पैसा वसूल करेंगे तो 18% टैक्स अब 1800 के ऊपर लगेगा, तो सॉरी 1500 के ऊपर 1500 रुपए का 18% जो कि 270 रुपया होता है, यह पैसा हम ग्राहक से वसूल करेंगे। तो देखिए, 270 रुपए हमारे लिए लायबिलिटी है विक्रेता के लिए, तो विक्रेता इस 270 रुपए की राशि को चुकाएगा। तो इस 270 रुपए की राशि को उसे चुकाना है, परंतु वो शुद्ध रूप से 270 रुपए नहीं चुका करके इस 270 में से 180 वो पहले खरीदते समय दे चुका है गवर्नमेंट को, इसलिए उस राशि से इसका दायित्व कम हो जाएगा और अब उसे केवल शेष 90 रुपए ही चुकाने हैं। यानी उसने जो वस्तु के अंदर वैल्यू ऐड की, 1000 की वस्तु थी 1500 में बेची, उसने 500 रुपए वस्तु ऐड की, तो ये 90 रुपए एक्चुअली 500 रुपए का 18% होता है। तो यानी उसका वास्तविक दायित्व 90 रुपए ही है, जो कि उसने बढ़े हुए मूल्य के ऊपर वसूल किया। इस प्रकार से जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको हम बोलेंगे मूल्य वर्धित कर। जीएसटी की तीसरी विशेषता है कि जीएसटी खरीदने वाले के लिए कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उस पैसे को जो कि उसने टैक्स के रूप में जमा कराया है, उसको अपने दायित्व को कम करने में वापस उपयोग ले सकता है, जैसा कि हमने देखा। तो इस प्रकार से जीएसटी कॉस्ट नहीं होकर के क्रेता के लिए एसेट्स है, और जब वो उस वस्तु को ग्राहक को बेचता है तो जो टैक्स वसूल करता है जीएसटी, वो उसके लिए आय नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है। यानी सरकार ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रखी है कि ग्राहक से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराए। तो इस प्रकार से जो ग्राहक से वो वसूल करता है वो उसके लिए लायबिलिटी है, न आय नहीं होकर के लायबिलिटी है। और जो वो खरीदते समय चुकाता है वो उस वस्तु की लागत का भाग नहीं होकर के उसके लिए संपत्ति है। जीएसटी की अगली विशेषता यह है कि जीएसटी के अंतर्गत जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे देश में एक समान कर लगता है। यानी अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर अगर 10-12% की दर से जीएसटी लग रहा है राजस्थान में, तो उत्तर प्रदेश में भी उस वस्तु के ऊपर 12% की दर से कर लगेगा, और मध्य प्रदेश में भी उस वस्तु के ऊपर 12% से कर लगेगा। इस प्रकार से सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर पूरे देश के लिए, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो और कोई सा भी केंद्र शासित प्रदेश, एक समान लगेगी। यानी वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है।